गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। इसमें पिछले वीडियो में आपको पुस्तपालन की विशेषताओं के बारे में बताया गया था। आज का टॉपिक है आपका पुस्तपालन तथा लेखा कर्म के उद्देश्य। पुस्तपालन तथा लेखा कर्म के उद्देश्य, इसमें आपने पढ़ा है कि पुस्तपालन का कार्य जहाँ पर समाप्त होता है वहीं से ही लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है। तो इसके उद्देश्य में देखेंगे। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है क्रय विक्रय तथा रहतिये का ज्ञान। पुस्तपालन तथा लेखा कर्म के उद्देश्य में सबसे पहला है आपका क्रय विक्रय तथा रहतिये का ज्ञान। जैसे मान लेते हैं ये आपकी संस्था है। इस संस्था में क्रय कितनी वस्तुओं का क्रय किया गया है, कितनी वस्तुओं का क्रय किया गया तथा कितनी वस्तुओं का विक्रय किया गया। क्रय विक्रय करने के पश्चात व्यापार में कितने कितने रुपए का माल बचा हुआ है, रहतिया जो बचा रहेगा वर्ष के अंत में वो आपका रहतिया कहलाएगा। उसकी जानकारी पुस्तपालन के द्वारा किया जा सकता है। अगला है आपका रोकड़ स्थिति का ज्ञान। पुस्तपालन एवं लेखाकरण के उद्देश्य में दूसरा है आपका उद्देश्य रोकड़ स्थिति का ज्ञान। संस्था में कितनी रोकड़ है तथा कितनी रोकड़ का भुगतान किया गया है उसकी भी जानकारी पुस्तपालन एवं लेखाकरण के आधार पर किया जा सकता है। अगला है देनदारों का ज्ञान। देनदारों का ज्ञान, देनदार कैसे होंगे? हमने जिनको उधार माल बेचा है या हमने जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार धनराशि प्रदान की है वे हमारे देनदार कहलाएंगे। उनकी जानकारी भी कि कितने देनदार हैं, इनसे कितना रुपया मिलना है या कितना मिल चुका है, इन सभी का ज्ञान करना भी पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का उद्देश्य है। अगला आएंगे लेनदारों का ज्ञान। पुस्तपालन तथा लेखाकर्म के सिद्धांतों के आधार पर, नियमों के आधार पर लेनदारों का ज्ञान किया जा सकता है। किस प्रकार से? हमने उधार माल क्रय किया है अथवा हमने किसी फर्म अथवा संस्था से ऋण प्राप्त किया है तो वे हमारे संस्था या व्यक्ति लेनदार कहलाएंगे। उसकी भी जानकारी हमें हो जाएगी। अगला है आपका एक निश्चित समय की आय व्यय का ज्ञान। एक निश्चित समय आपका हो सकता है साप्ताहिक या मासिक या त्रैमासिक या छमाही या वार्षिक। निश्चित तिथि वर्ष के अंत में या एक छमाही के अंत में या एक माह के अंत में या एक सप्ताह के अंत में या एक दिन के अंत में। कितना आय हुआ संस्था को, मतलब कितना पैसा आया और कितना व्यय हुआ, कितना भुगतान किया गया, इस सब का भी ज्ञान पुस्तपालन तथा लेखाकर्म का के नियमों के आधार पर किया जाता है। अगला है पूंजी एवं आहरण का ज्ञान। पुस्तपालन में लेखाकर्म के उद्देश्य में पूंजी की संस्था की पूंजी कितनी है तथा संस्था से कितने रुपए का आहरण किया गया है। आहरण मतलब होगा धन निकाला गया है। साझे संस्था के स्वामी द्वारा कितने रुपए आहरण अथवा कितने रुपए का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला गया है उसकी भी जानकारी हो जाती है। अगला है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति में संस्था द्वारा बनाए गए आर्थिक चिट्ठे से उसकी स्थिति प्रकट होती है कि उसके दायित्व कितने हैं तथा उसके संपत्तियां कितनी हैं। यदि दायित्व एवं संपत्तियों में संतुलन नहीं होता है तो संस्था को सुदृढ़ नहीं माना जाता। यदि दायित्व एवं संपत्तियां सुदृढ़ का संतुलन होगा तो उन्हें सुदृढ़ माना जाता है। आगे आएंगे लाभ हानि के कारणों का ज्ञान।
ये संस्था है। संस्था में मान लेते हैं 2019 में 5 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो ये लाभ किन किन कारणों से हुआ, तथा मान लेते हैं 2016 में 3 लाख रुपए की हानि हुई, तो इस हानि के कारणों की जानकारी भी ज्ञात करना पुस्तपालन एवं लेखाकरण का उद्देश्य है। अगला है भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। पुस्तपालन एवं लेखाकरण के उद्देश्य में संस्था को भावी आवश्यकता, किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनका पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला है आपका कार्य निर्धारण संबंधी ज्ञान। संस्था की संपूर्ण आय, संपूर्ण धनराशि, जितनी उसकी वास्तविक आय है, उस आय पर कितना कर लगाया जाएगा, उसका निर्धारण करना भी, कर निर्धारण संबंधी ज्ञान भी पुस्तपालन एवं लेखाकरण का उद्देश्य होता है। आगे देखेंगे छल कपट एवं त्रुटि संबंधी जानकारी। यदि किसी कर्मचारी अथवा प्रबंधक ने संस्था से किसी प्रकार का छल कपट किया है या लेखाकार ने उसके खतौनी करते समय या लेखांकन करते समय कोई त्रुटि कर दी है, तो उसकी भी जानकारी पुस्तपालन एवं लेखाकरण के उद्देश्य के आधार पर किया जा सकता है। आज के वीडियो में केवल यहीं तक, पुस्तपालन लेखाकरण के उद्देश्य तक। धन्यवाद।